हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 40 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 41 है। इसमें हम देखेंगे आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है, तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर अपने मत प्रस्तुत कीजिए। क्या वे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं? आपने उत्तर लिखा है, हमारे भारतीय संविधान में नागरिकों के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए एवं साथ ही उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उनको कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक दिया गया है। आर्टिकल 25 नागरिकों को धर्म का अंतःकरण अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी है। आर्टिकल 27 में नागरिकों को धार्मिक कार्यों के लिए कर की छूट दी गई है तथा आर्टिकल 28 में किसी धार्मिक शिक्षा संस्थाओं में उपस्थित होने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा आर्टिकल 15 सार्वजनिक रोजगार के लिए धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव न करके सबको समान अधिकार दिया गया है। फिर आर्टिकल 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात कही गई है। इतना ही नहीं, संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। संविधान में नागरिकों को इन तमाम अधिकार उन्हें धर्म के आधार पर नहीं दिए गया है, बल्कि देश के नागरिक होने के नाते उन्हें ये सारी अधिकार दिए गए हैं, जो देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने की ओर इंगित करता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि हमारा संविधान देश को पूरी तरह से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। हालांकि ये आज़ाद भारत के 70 साल होने के बावजूद जमीनी स्तर पर पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। देखिए, आपने अपने नॉलेज के हिसाब से इस प्रश्न में काफ़ी ज़्यादा तथ्यात्मक बातों को अंकित किया है, ये अच्छी बात है। लेकिन जब हम यूपीएससी के प्रश्नों को देखते हैं, खास तौर पर जब जीएस के प्रश्नों को हमें देखना होता है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जीएस के प्रश्नों को हम पॉलिटिकल साइंस की तरह ना लिखें। देखिए, पॉलिटिकल साइंस और इंडियन पॉलिटी दोनों में अंतर है। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो उसमें आपको काफ़ी गहराई से उत्तर लिखने पड़ते हैं, जिसमें आपको आर्टिकल्स का उल्लेख करना पड़ता है, काफ़ी सारे फैक्ट देने पड़ते हैं। बट जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो, अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि आपकी जीएस से संबद्ध है, तो आप वहाँ पर ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ते हो, अर्थात आपको इतने आर्टिकल्स याद नहीं करने होते हैं। हाँ, आप उन आर्टिकल्स का उल्लेख नाम मात्र के लिए कर सकते हो कि धर्मनिरपेक्ष धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है, बस। बाकी आपको एक एक आर्टिकल को ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप जब ये सारी चीज़ें लिख रहे हो, तो आप प्रश्न को पहले इनकोड किया करो। प्रश्न क्या है? देखिए, प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर, ध्यान देना, अपने मत प्रस्तुत कीजिए। क्लियर? फिर पूछा है, क्या वे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं? अर्थात इस पूरे प्रश्न का एक ही मर्म है कि भारत के संविधान में नागरिकों को जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो क्या वो भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य की छवि को प्रासंगिकता प्रदान करता है? समझ गए? यानी कि ये कह रहा है कि आर्टिकल 25 से 28 तक की जो बात है, उस बात पर अपने मत दीजिए कि हाँ, ये बात कहाँ तक न्यायोचित है और कहाँ तक न्यायोचित नहीं है, ठीक। और उस बेस पर आप ये बताइए, क्या वर्तमान में या क्या ये भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को मजबूत बनाते हैं? समझ गए? कहने का मतलब एक ही चीज़ है कि आपसे इसने धर्मनिरपेक्षता का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़कर पूछ रहा है। समझ गए? तो अब जब आपने इस प्रश्न को देखा
तो पहले तो आप ये सोचिए कि ये प्रश्न हमसे पूछा क्यों गया, ठीक है। हालांकि हम इस चीज़ में बाद में आएंगे, प्रश्न हमसे पूछा क्यों गया। पहले हम आपके प्रश्न को ही इनकोड करते हैं, आपने जो उत्तर लिखा है। तो आपने क्या किया है अपने प्रश्न में, ज़्यादातर पूरी की पूरी बातें मौलिक अधिकारों के संदर्भ में लिखती, और आपने हर एक आर्टिकल को डिफाइन करने की कोशिश की है। आप कोशिश क्या करें, नेक्स्ट टाइम से ये बातें ना लिखें, ठीक है, मूल अधिकार के संदर्भ में, क्योंकि आपके पास इतना समय या इतनी शब्द सीमा नहीं होती। तो आप इन बातों का उल्लेख बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सबको पता है भूमिका के संदर्भ में। फिर दूसरी बात, हाँ, आप यहाँ से उल्लेख करें कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, और अनुच्छेद 12 से 35 का ना करें। क्यों? क्योंकि आपसे क्या पूछा है, आपको डायरेक्ट उसने दे दिया कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप यहाँ पे ये लाइन उपयोग कर सकती हो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक। अब आपने ऐसे लिख दिया। फिर आप ये आर्टिकल वगैरह मत बताओ, फिर आप बताओ कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत धर्म को आबाद रूप से अंतःकरण, मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के साथ साथ उसके कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इसके अलावा कर की छूट भी प्रदान की गई है। साथ ही धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के बारे में भी स्वतंत्रता प्राप्त है। हालांकि अब आपने जब इतनी बातें बता दी, हालांकि वर्तमान संदर्भ में राज्य के द्वारा कई सारी प्रथाओं, कई सारे अधिनियमों और कई सारे कानूनों के माध्यम से इस पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिस कारण कई सारे पॉलिटिकल या कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहने लगे कि भारत अब धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को वायलेट किया जा रहा है, अतः भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि का उल्लंघन हो रहा। क्लियर? तो अब आपने उनकी इस बात को, पूरे प्रश्न को इनकोड कर दिया। अब आप दूसरे पैरा से लिखें कि उपयुक्त सिक्के का दूसरा पहलू है, या तो ये लिख दें, हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू यहाँ पे अच्छा वर्ड नहीं लगेगा। आप ये लिखें, किंतु स्मरणीय हो कि उपयुक्त बातों से ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि कुछ प्रावधानों या कुछ कानूनों के माध्यम से या राज्य के युक्त युक्त प्रतिबंध लगा देने से भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि बाधित हुई। क्यों? क्योंकि सरकार ने किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता को, किसी भी प्रकार की नैतिकता को बाधित नहीं किया, बल्कि सरकार ने उन्हीं प्रावधानों पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाया है जो मानवता के हिसाब से उचित नहीं है, जैसे संथारा प्रथा को लेकर, जैसे 3 तलाक की व्यवस्था को लेकर, जैसे आप ये कह सकते हो कि समान नागरिक संहिता को लाने की बात को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर किया है। हालांकि कुछ ऐसे अधिनियम, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो अधिनियम आया है, कि क्या आया है कि विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन जो प्रतिषेध एक्ट है 2020 का, ये, या कई राज्यों जो धर्म विरोधी परिवर्तन को लेकर या धर्मांतरण को जो प्रमोट करते हैं वो, साथ ही आप 3 तलाक, इन सारी चीज़ों का उल्लेख कर सकते हो। सीए, एनआरसी, या फिर आप देखोगे कि गौ हत्या के नाम पे कैसे लोगों को वायलेट किया जाता है। तो इन चीज़ों से ये हो सकता है कि थोड़ा सा धर्म की छवि प्रभावित हुई है, जैसा कि अमेरिकी जनरल में प्रकाशित भी हुआ था। लेकिन हम पूरी तरह से इससे सहमत नहीं हो सकते, कारण कि भारत की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है वो केवल संविधान में वर्णित छवि नहीं है, बल्कि ये धरातली स्तर पर भी संयोजित है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट के माध्यम से भी देखी जा सकती है। और आप इसमें बता सकते हो जो हादियाबाद 2018 में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह करने का अधिकार है। और इसी चीज़ को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के जो ये नियम बनाए गए या मध्य प्रदेश के द्वारा जो नियम बनाए गए, उनको चुनौती दी गई है। तो आप ये बता सकते हो। साथ ही आप ये भी इसमें बता सकते हो कि कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा, देखिए ये आप इसलिए मैं कहूँगा डालने के लिए कि कर्नाटक और हादियाबाद, क्योंकि हादियाबाद पे यूपीएससी ने प्रीलिम में भी प्रश्न पूछा है, ठीक है। और दूसरी बात, कर्नाटक का जो वाद है ये हमेशा चर्चा में ही रहता है। तो एक दो आप ऐसे एक्ट या एक दो ऐसे केसेस को हमेशा दिमाग में रखा करें, जिससे आपका आंसर अन्य की अपेक्षा तथ्य और तर्क की कसौटी पर कसा हुआ नजर आए। क्लियर?
तो आप ये बता सकते हो कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने किस प्रकार ये कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सार्वजनिक सड़कों या सार्वजनिक मार्गों पर आप किसी भी तरीके की संरचनात्मक गतिविधि को पूर्ण कर सको। तो आप ये बता सकते हो, समझ गए। यानी कि पूरी तरह से युक्त युक्त प्रतिबंध की बात की गई, लेकिन भारत में या भारतीय राज्य की अभी किसी भी प्रकार की धार्मिक पुष्टि नहीं की गई। अर्थात भारतीय राज्य में ऐसा नहीं है कि उसको किसी धर्म के आधार पर संयोजित किया जाने लगा हो या भारतीय राजनीति के अंतर्गत धर्म को प्रमुखता प्रदान की गई हो। समझ गए। आप ऐसे अपना निष्कर्ष दे सकते हो। क्लियर। तो आपने जो बातें लिखी, हमने अभी आपकी इन्हीं बातों को केवल इनकोड किया। अब हम देखते हैं कि वास्तव में इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है। हालांकि मैंने आपको बता दिया। और हाँ, दो तीन चीज़ें जो आपने जैसे निष्कर्ष दिया है ना, कि इस प्रकार निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि हमारा संविधान देश को पूरी तरह से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। ठीक है। हालांकि ये आज़ाद भारत के 70 साल होने के बावजूद, इस लाइन को ध्यान देना, 70 साल होने के बावजूद जमीनी स्तर पर पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। ये लाइन थोड़ी आपको देखने में लगेगी कि सरकार की काफ़ी ज़्यादा आलोचना कर रही। हाँ, आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं। आप कैसे लिखोगे कि हालांकि ये आज़ाद भारत के 70 साल होने के बावजूद भी इसमें कई सारी छिटपुट घटनाएं इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। समझ गए। अर्थात आप ये नहीं कह सकते पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। आप ये कह सकते हो हाँ लागू तो हो गया, लेकिन इसके लागू होने पर कई सारी जो छिटपुट घटनाएं हैं वो उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं, जिस कारण कई बार कई सारे जनरल, चाहे वो अमेरिका के जनरल हों, वो इस पर आक्षेप करने लगते हैं। आप ऐसे इसको लिख सकते हो। ठीक। और फिर आप एक सुझाव भी दे सकते हो कि भारत को अगर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरी तरह से मनानी है, एक आज़ाद भारत के स्वप्न को संयोजित करना है, हमारे देश के युग पुरुषों युग दृष्टाओं के उस संकल्प को अगर यथार्थ रूप प्रदान करना है, तो धर्मनिरपेक्षता की इस छवि को कभी धूमिल नहीं होने देना है। हालांकि ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है। क्लियर। आप ऐसे कर सकते हो, यानी कि हर तरीके से आपका उत्तर कसा हुआ नजर आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि वास्तव में इसे लिखना कैसे चाहिए था, यानी कि जो उत्तर फ्रेम है बेहतरीन सा, वो कैसे करना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप बेसिक रूप में ये बता दें कि भारत के संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार कौन से हैं। क्लियर। तो आप मूल रूप से यही शुरू करेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के संदर्भ में आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जिसमें कोई भी धर्म आबाद रूप से संचरण करने प्रचार करने की स्वतंत्रता निहित होती है। साथ ही उसे करों के संदाय के बारे में भी छूट प्राप्त होती है। क्लियर। अब आपने ये चीज़ें बता दी। जब ये छूट प्राप्त होती है, हालांकि राज्य के द्वारा कई सारी विधियों पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं, चाहे वो संतारा प्रथा को लेकर हो, आप देखोगे, चाहे 3 तलाक को लेकर हो। हालांकि ये युक्त युक्त जो प्रतिबंध होते हैं ये नैतिकता के आधार पर आधारित होते हैं। क्लियर। जो कि व्यक्ति के समावेशी और समग्र विकास को प्रमोट करते हैं। क्लियर। अब आपने जब ये इतनी बातें बता दी, किंतु विगत कई वर्षों से, या आप कह सकते हो विगत कुछ दिनों से, या आप विगत कई माह से, आप ये जैसा ये प्रश्न आया होगा करंट की सिचुएशन के हिसाब से, उस हिसाब से आप इसे गढ़ेंगे। हालांकि आप ऐसे ही लिख दीजिए कि विगत कुछ वर्षों से धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर राज्य के कई सारे हस्तक्षेप के माध्यम से इसे वायलेट करने का भी प्रयास किया गया है। जैसा कि आप बता दोगे कि गौ हत्या के नाम पर किस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं, आप बता दोगे मॉब लिंचिंग के माध्यम से किस प्रकार विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता है, आप बता सकते हो कि किस प्रकार संथारा प्रथा को अवैध किया गया, आप बता सकते हो कि किस प्रकार सबरीमाला टेम्पल की घटनाएं आती हैं, आप बता सकते हो कि किस प्रकार हाजी अली की दरगाह को लेकर अधिकारों को लेकर मूवमेंट्स चलती है। आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो। ठीक। कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में कैसे डिस्टर्बेंस हुआ। फिर आप बता दोगे कि वर्तमान संदर्भ में आप ये लिख सकते हो वैसे, क्योंकि ये सरकार को आक्षेप नहीं होगा। क्यों, मैं आपको बताऊं। आप लिख सकते हो, जब आपने इतनी चीज़ें बता दी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर, तो आप बता सकते हो कि हाल ही में, क्योंकि करंट का क्वेश्चन हो जाता है, कि हाल ही में प्रधान सेवक या
भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा राम जन्मभूमि में जाने से कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि भारत की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है वो बाधित हुई है। ठीक है, जिसके पक्ष में आप समझ गए कि उन्होंने राम जन्मभूमि पे क्यों गए। अब आप इसी को काउंटर करोगे। अब आप बताओगे कि उपयुक्त जो तथ्य और तर्क हैं वो एक हद तक तो सही हैं, किंतु अगर अगर गहराई से देखें तो इनमें अतिशयोक्ति नज़र आती है। अब आप बताओगे कि सरकार वैसे तो भारत में किसी भी भारत राज्य का कोई धर्म विशेष नहीं है, हालांकि सरकार तब तब हस्तक्षेप करती है जब वो नैतिक रूप से गलत हो। हाँ, ये बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश राज्यों के द्वारा जो धर्मांतरण विरोधी जो कानून बने या कई सारे राज्यों के द्वारा जो एक कानून बनाए गए वो व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। लेकिन हादियाबाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय या फिर कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन इन चीज़ को उन बाधित होने से बचाते हैं। साथ ही उच्चतम न्यायालय के द्वारा धर्मनिरपेक्षता को राज्य का बेसिक स्ट्रक्चर बताना भी इसकी छवि को प्रासंगिक बनाता है। अर्थात ये कहना कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की छवि पूरी तरह से समाप्त हो गई है ये अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता की छवि न केवल 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी बल्कि ये पूर्व से ही विद्यमान थी। क्लियर। और इसे वर्तमान संदर्भ में कई सारी घटनाओं के माध्यम से हम देख भी सकते हैं, चाहे वो समान नागरिक संहिता लाने की बात हो, चाहे 3 तलाक के मुद्दे की बात हो। आप इन सारी चीज़ों के आधार पर अपना इस उत्तर लिख दोगे, इस उत्तर को लिख दोगे। क्लियर। तो आप ऐसे बता सकते हैं, इससे आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये आंसर अच्छा लगा होगा। मैंने इसके दोनों टाइप्स बता दिए कि आप किस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। क्लियर। और जब पॉलिटी का प्रश्न लिखें तो पॉलिटी के हिसाब से ही लिखें, मतलब आर्टिकल से ही शुरू करें, उन अमेंडमेंट से शुरू करें और कोशिश करें कि कहानियाँ आपके प्रश्न में कम से कम हो, अर्थात आपके उत्तर में कहानियों का समावेशन कम हो, तथ्य और तर्क की पुष्टता ज़्यादा हो। क्लियर। तो और साथ ही आप इसमें वही चीज़ जो मैंने बताया था कि अमेरिकी जनरल का आप उपयोग कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में क्या हुआ था कि अमेरिका का जो राज्य विभाग है उसने एक रिपोर्ट में कहा था कि जो CA/NRC आया है इससे भारत में अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वो बाधित हो रहे हैं, और अल्पसंख्यकों को बेसिकली उसने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से ऐड कर दिया था। तो वहाँ से ये प्रश्न जनरेट हुआ है। क्लियर। तो आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से कि हाँ किस तरीके से वर्तमान संदर्भ में कई सारे रिसर्च पेपर इस चीज़ की बात कर रहे हैं। देखिए, पहले आप क्वेश्चन रेज किया करो फिर उसका आंसर दिया करो, तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को फील होता है कि हाँ हमें ऐसे ये करना चाहिए, या क्वेश्चन आपने रेज कर दिया तो वो उस आंसर की खोज में अंत तक आपके उत्तर को पढ़ जाता है और फिर आप एक बेहतरीन निष्कर्ष दे दें। आपको और अच्छा अपना उत्तर बनाना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आंसर राइटिंग की टिप्स नाम से 3 से 4 वीडियो हमने उसमें डाले हैं, उससे आप देख सकती हैं कि आंसर को वास्तव में कैसे लिखना चाहिए। क्लियर। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपके द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।